मेरी आवाज सुनो, प्यार का राज सुनो, मेरी आवाज सुनो। I would say in many meetings he doesn't need an introduction, which is a fact. However, he retired as chief scientist at the CSIR, Council for Scientific and Industrial Research. So he is a scientist. But being a scientist is not what scientific inquiry means, but let me not talk about his subject. Mr. Raza is a very, very well known and a very good poet. And again, I have had the pleasure of being his audience many times, and it was such a big pleasure. So please welcome Mr. Gohar Raza. And I'm not going any further with your introduction, otherwise it will take me a lot more time, Gohar Sahab. So welcome, and Nehru and Scientific Temper. मेरे लिए ये बहुत इज्जत की बात है कि आपने मुझे दोस्तों के बीच में एक बार फिर मौका दिया कुछ अपने ख्यालात का नेहरू के और साइंटिफिक टेम्पर के बारे में बातचीत करने का, ख्यालात बांटने का, साझा करने का। मैं इससे पहले के नेहरू के बारे में बात करूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू की शख्सियत से मेरे ख्याल में आजाद हिंदुस्तान का कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है, कोई भी नागरिक ऐसा नहीं है जो वाकिफ ना हो। आजकल कुछ नाम बदनाम करने की कोशिश में भी नेहरू को याद किया जा रहा है। बहरहाल मुझे अपनी बात शुरू करनी होगी हिंदुस्तान में माहौल क्या रहा, हमारी सभ्यता में साइंटिफिक टेम्पर की, रैशनैलिटी की जगह क्या रही। तो अगर हम किसी भी सभ्यता को देखें उसी तरह से हम अगर अपनी सभ्यता को देखें, जो इस सब कॉन्टिनेंट में जन्म लिया जिसने, उस सभ्यता में लगातार ये रस्साकशी, सुपरस्टिशन और एक्स्ट्रा साइंटिफिक सोच एक तरफ रही जो साइंस से अलग थी, और दूसरी तरफ रैशनैलिटी और साइंटिफिक सोच रही। उसकी जड़ें हमको 2500 कबले मसीह तक मिलती हैं। हमारे यहाँ जो फिलॉसफीज डेवलप हुई, और ये कोई खास बात नहीं है, क्योंकि ये रस्साकशी जिसकी मैं बात कर रहा हूं ये लगातार इंसान की सोच का हिस्सा रही है। एक तरफ इरैशनल चीजें समाज के अंदर पनपती रही और दूसरी तरफ रैशनैलिटी को भी मौका जरूर मिलता रहा है। इस डिस्कोर्स में जो लगभग 2000 साल पुराना, 2500 साल पुराना डिस्कोर्स है हमारा, उसमें हम अगर चारवाक फिलोसफी को देखें तो हमें पता लगता है कि चारवाक फिलोसफी एक जमाने में जो बहुत प्रचलित थी और जो बहुत स्ट्रॉन्ग व्यूज रखती थी कि जब तक चीजों का एविडेंस ना हो तब तक हम उन पे यकीन ना करें। इस फिलॉसफी का एक हिस्सा ये भी रहा कि जो चीज नजर आती है, जो चीज हमारे चारों तरफ है, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम परख सकते हैं, सिर्फ वो सच्चाई है, और बाकी जो कुछ सोच के लेवल के ऊपर या कहानियों के, किस्सों के लेवल के ऊपर बताया जाता है, जिसे हम देख नहीं सकते, परख नहीं सकते, वो सब कुछ झूठ है। और इसलिए इंसान की जिंदगी का मकसद ये है कि वो पेन के खिलाफ, यानी दर्द, परेशानियां, भुखमरी वगैरह वगैरह से दूर रहे और इस जिंदगी को प्लेजर के लिए इस्तेमाल करे। इससे आगे बढ़ते हैं तो बुद्धा इसको बहुत साफ अल्फाज में कहते हैं कि किसी ऐसी चीज के ऊपर यकीन मत करो जो तुम्हें ट्रेडिशन से मिली हो, किसी ऐसी चीज पर यकीन मत करो क्योंकि तुम्हारे किसी गुरु ने तुमको बताई है, किसी चीज पर यकीन मत करो
क्योंकि वो तुम्हें नस्ल दर नस्ल मिलती रही है, बताई जाती रही है, या तुम्हारे वालिदैन ने, माँ बाप ने तुम्हें बताई है, तभी यकीन करो जब तुम उसको अकल से और मटेरियल तरीके से परख सको। और जब यकीन कर लो तो उसे इंसानियत की बहबूदी के लिए, अच्छाई के लिए इस्तेमाल करो। तो ये पूरा एक डिस्कोर्स है जो हमको आर्यभट्ट से लेकर के, और बहुत सारे इसमें जो साइंटिस्ट नाम हैं, हमारे पास बुधायन है, हमारे पास आर्यभट्ट है, हमारे पास ब्रह्मगुप्ता है, हमारे पास ब्रह्महीरा है, ये पूरा डिस्कोर्स कभी भी खत्म नहीं हुआ। हमें अक्सर ऐसा लगता है कि बड़े बड़े पीरियड्स हैं जिसमें कि रैशनैलिटी को लेकर के डिस्कोर्स हमारे यहाँ खत्म सा हो गया हो। ये बात जरूर है कि डोमिनेंट फिलॉसफी जो हमारे टेक्स्ट पर, हमारे पुराने जो जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं उनके ऊपर आधारित हुई, और फिर उसने एक स्ट्रक्चर ऐसा बना लिया जिसको हम कास्ट सिस्टम के नाम से जानते हैं, जिसमें सुपरस्टिशन के, भ्रांतियों के पनपने की बहुत ज्यादा गुंजाइश थी। उसके बावजूद ये रस्साकशी कभी खत्म नहीं हुई। ये टग ऑफ वॉर बिटवीन रैशनैलिटी एंड इरैशनैलिटी कभी खत्म नहीं हुई। यहाँ एक क्वालिफाइंग राइडर में कहता चलूं कि मैं पूरी तरह से साइंस को सिर्फ साइंस मानता हूं। मैं ये जो कैटेगरीज हैं, इंडियन साइंस, चाइनीज साइंस, अरब साइंस, वेस्टर्न साइंस, मॉडर्न साइंस वगैरह वगैरह, ये मैं नहीं मानता हूं। ये मैं मानता हूं कि साइंस की ट्रेजेक्ट्री में बहुत सारे मोड़ आए हैं, जिनमें मॉडर्न साइंस डेफिनेटली एक बड़ा मोड़ था जो यूरोप से शुरू हुआ, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारे मोड़ हैं। बहरहाल साइंस मेरे लिए साइंस है, और मैं साइंस की बात यहां कर रहा हूं, और उसी परिप्रेक्ष्य में नेहरू की पर्सनालिटी को देखने की कोशिश करूंगा। जब हमारे यहाँ ये मॉडर्न साइंस आती है जो घूम करके वेस्ट से हमको मिलती है और नए आइडियाज आना शुरू होते हैं, तो इनका इस्तेमाल इंपीरियलिज्म, टेक्नोलॉजी के थ्रू भी और ख्यालात के थ्रू भी, खास तौर से एक्सपेंशन के लिए, इंपीरियलिज्म के एक्सपेंशन के लिए दुनिया भर में इस्तेमाल कर रहा है। और दूसरी तरफ मेंटल सब्जुगेशन, यानी हमारी कॉन्शियसनेस को सब्जुगेट करने के लिए, हमारी कॉन्शियसनेस को कैद करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मॉडर्न साइंस के जो ख्यालात हैं, जो रैशनैलिटी के ख्यालात, वापस लौट के हमारे पास आ रहे हैं फिल्टर होकर के। उनको दो तरीके से देखा जा सकता है। एक तरफ तो ये कि वो ख्यालात हमारे यहाँ आ रहे हैं और हमारे बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स उस वक्त के उन ख्यालात के साथ जूझ रहे हैं, उनको एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें रिजेक्ट भी कर रहे हैं, जो हमें लिटरेचर में लगातार दिखाई देता है। बहुत सारी गलतियां भी कर रहे हैं हम उनको समझने में। लेकिन दूसरी तरफ स्ट्रक्चरली जो अंग्रेजों को जरूरत पड़ जाती है, जिसको हम मॉडर्न एजुकेशन के नाम से वो देने की, तो हमारे यहाँ धीरे धीरे साइंटिस्ट भी पैदा हो रहे हैं। एक तरफ ट्रांसलेशन है, समझने की कोशिश है हमारे देश के अंदर, पर ये अभी इंटेलेक्चुअल्स के बीच में है, और वो इंटेलेक्चुअल्स ये महसूस कर रहे हैं कि आम जनता तक भी ये रैशनैलिटी पहुंचनी चाहिए। और इसका एक लंबा इतिहास है। हमारे यहाँ जो बड़े साइंटिफिक नाम हैं, जिसमें पीसी रे हैं, एम एन साहा हैं, आशुतोष मुखर्जी हैं, जेसी बोस हैं, और रमन, और फिर एस एस भटनागर और भाभा तक, होमी जहांगीर भाभा तक अगर हम देखें, तो ये एक गैलेक्सी है पूरी। इसमें बहुत नाम छूट गए हैं मुझसे, मुझे इसके लिए माफ करें। वो लिस्ट इतनी लंबी है कि उनमें से सिर्फ कुछ ही नाम मैं यहाँ ले रहा हूं। बहरहाल ये लोग एक तरफ साइंस कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे यहाँ फ्रीडम मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। और अगर फ्रीडम मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं तो इनमें से ज्यादातर लोग साथ में ही साइंस की पॉपुलर किताबें भी लिख रहे हैं, लेक्चर भी दे रहे हैं आम जनता के लिए, आर्टिकल्स भी लिख रहे हैं, और लोगों तक पहुंचने की पूरी भरपूर एक कोशिश कर रहे हैं।
ये जो प्रोसेस है अवाम तक पहुंचने का, और खास तौर से इसमें किसान तक पहुंचने की बहुत कोशिश है। जो जो गांव का किसान है, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, उनको पहुंचने की, उन तक पहुंचने की बहुत सारी कोशिशें चल रही हैं। तो 19वीं शताब्दी और फिर 20वीं शताब्दी तक आते आते एक पूरे देश के अंदर ऐसा माहौल है जिसमें साइंस की, साइंटिफिक नॉलेज की, मॉडर्न नॉलेज की रिस्पेक्ट बढ़ती जा रही है लोगों के बीच में, और वो फ्रीडम मूवमेंट का साइंटिफिक सोच और रैशनैलिटी हिस्सा बनती चली जा रही है। ये बड़ा मुश्किल काम है कि हम हिंदुस्तानी होने की पहचान को डिफाइन कर सकें, लेकिन अगर डिफाइन की जाए तो उसके अंदर साइंटिफिक सोच, रैशनैलिटी एक मेजर एलिमेंट होगा जो हमें धीरे धीरे फ्रीडम मूवमेंट से मिलता है। यानी एक पिलर हमारी पहचान का जो धीरे धीरे 1857 के बाद बन रही है, उसका एक मजबूत पिलर साइंटिफिक रैशनैलिटी है। ये डिबेट बहुत इंटेंस डिबेट है। इस डिबेट के अंदर ऑलमोस्ट सारे पैरामीटर्स को, सारे एस्पेक्ट्स को डिबेट किया जा रहा है, यानी नो होल्ड्स बार है बिल्कुल। सती से लेकर के, बाल विवाह से लेकर के, क्या फसल उगाई जानी चाहिए तक, क्या पॉलिसी होनी चाहिए तक, ये सारे, और क्या रिलीजन का क्या रोल है हमारे मुल्क के अंदर, हमारे मुल्क की भाषाओं का क्या रोल है, इन सब को साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से देखा गया है। राजा राम मोहन रॉय इसके बहुत खिलाफ थे कि संस्कृत में एजुकेशन दी जाए, और उन्होंने बार बार लिखा है इस बात को कि संस्कृत में एजुकेशन जो है वो हमारे देश को फिर अंधकार में कहीं ना पहुंचा दे। और वो कहते हैं कि लिबरल एनलाइटेंड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन एम्ब्रेसिंग मैथमेटिक्स, नेचुरल फिलॉसफी, एंड आई एम कोटिंग नार्लिकर ऑन हिम, एंड केमिस्ट्री एंड एस्ट्रोनॉमी विद अदर यूजफुल साइंसेस शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। सो ये एक डिबेट जो चल रही है उसमें अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर बात हो रही है। इसमें राजेंद्र लाल मित्रा का एक बड़ा रोल रहा है, जो ये कहते हैं कि वन शुड रिजेक्ट द डोमिनेंट सोशल बिलीव्स एंड इंस्टेड लुक इनटू हिस्टोरिकल टेक्स्ट फॉर ट्रूथ। वो यहां तक चले जाते हैं कि लोगों से कहते हैं कि देखो, अगर पूजा करोगे तो फसल उगेगी, और पूजा नहीं करोगे तब भी फसल उगेगी। और इस तरह से समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारे जो ट्रेडिशनल तरीके हैं पूरे कॉस्मॉस को देखने के, पूरी अपनी रियलिटी को देखने के अपने चारों तरफ, वो हमें छोड़ने होंगे किसी ना किसी लेवल के ऊपर। पीसी रे एक बड़ा नाम है साइंस की दुनिया में हमारे लिए। वो कहते हैं कि रीजन हैज thus to be set free from the shackles, and the function of science in achieving this end is indisputable. Science takes nothing on trust, but applies to them all the methods of investigation and criticism. I look forward to the growth of this scientific spirit in our country to liberalize our intellect. ये कि हमारे जो सोच है, हमारी जो इंटेलेक्ट है पूरी की पूरी, वो जकड़ी हुई है बेड़ियों में, और साइंस ही एक तरीका है जो इन बेड़ियों को शायद तोड़ सकता है। तो कोई ऐसा एस्पेक्ट है नहीं सोसाइटी का, समाज का, जिसके अंदर वो डिबेट का हिस्सा ना बना हो। इन 80-90 सालों में जिसको हम पीरियड कहते हैं, फ्रीडम मूवमेंट का पीरियड, आजादी से पहले का। पीसी रे एक और भी बात कहते हैं, वो मजेदार किस्म की बात है। वो अंग्रेजी में यूं कहते हैं that I have been teaching for half a century. In this period, I have told thousands of students that solar and lunar eclipses are not
caused by the demons Rahu and Ketu devouring the sun and the moon. They listened and agreed. They listened and agreed. ये emphasize करते हैं इस बात को. But during the eclipse, the moment conch shells are blown in the houses, the moment prayer processions come out in the streets, these educated people also join the procession and throw away their food. I lament that spirit of inquiry had died out amongst the nation, naturally prone to speculation and metaphysical subtleties. अगर इसको मैं हिंदी में कहने की जिसका मुझे हुक्म दिया था अशोक लाल जी ने कि आप हिंदुस्तानी भाषा में ही बोले, तो ऐसा कोई हुक्म नहीं है, हमारे सारे ऑडियंस बहुत समझदार है, लेकिन प्लीज हिंदी में भी कहिए। तो जो हमारे पीसी रे हैं, वो ये कह रहे हैं कि टीचर थे और बहुत बेहतरीन टीचरों में उनका नाम आता है, टीचर्स में उनका नाम आता है। वो ये कहते हैं कि मैं लगभग 50 साल से अपने स्टूडेंट्स को ये बताता रहा हूँ कि इक्लिप्स जो होता है वो राहु केतु की वजह से नहीं होता है, क्योंकि उसमें उन्होंने खा लिया उसे, सूरज और चांद को खा लिया है। और वो सुनते हैं और बिल्कुल मुझसे सहमत रहते हैं हमेशा। लेकिन जब शंख की आवाज गूंजना शुरू होती है और प्रेयर के प्रोसेशन निकलना शुरू होते हैं गलियों में, तो यही एजुकेटेड लोग, यही पढ़े लिखे लोग फॉरेन प्रोसेशंस में शामिल हो जाते हैं और अपना खाने को फेंक देते हैं। तो वो अपना सीना कूट रहे हैं इस बात को लेकर के कि स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी की हमारे सभ्यता में शायद मौत हो गई है, और हमारी सारी जो सोच है वो एक तरह से स्पेक्यूलेशंस के हाथ गिरवी रख दी गई है। तो ये डिबेट बहुत इंटेंस डिबेट है। मैंने इसकी बिल्कुल कुछ सुपरफिशियल एग्जांपल्स ली हैं। इसमें बहुत बार ये कहा गया साइंटिस्ट की तरफ से, और खासतौर से अगर हम शुरुआत के पीरियड में देखें तो जो साइंस कांग्रेस है, इंडियन साइंस कांग्रेस है, उसके प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस में भी लगातार इस बात को एम्फेसाइज किया गया कि अगर आजादी चाहिए तो हमें साइंस और रैशनैलिटी की जरूरत है। और इस बात को जाहिर है कि इंडियन साइंस कांग्रेस उस वक्त की, जो खतरात के बीच में ऑर्गेनाइज की जाती रही होगी, वो साइंस कांग्रेस लगातार फ्रीडम मूवमेंट के साथ खड़ी थी। एक जमाना आता है जब नेहरू को प्रेसिडेंशियल एड्रेस के लिए चुना जाता है, तो क्या वजह थी कि नेहरू को चुनने की क्या जरूरत थी? नेहरू तो पॉलिटिशियन थे, साइंटिस्ट तो थे नहीं। फिर क्या वजह थी? बहरहाल इस सवाल को अभी छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। जहां तक लफ्ज या फ्रेज साइंटिफिक टेम्पर का सवाल है, ये कम से कम मेरी नॉलेज ये बताती है कि इसको 18वीं शताब्दी के आखिर में शायद सबसे पहली बार हमें टेक्स्ट में ये दिखाई देती है। एक आर्टिकल है जो छपा था यूरोप में, एक बहुत इनॉक्वस मैगजीन में, वहां पहली बार ये हमको टेक्स्ट में मिलता है। उसके बाद ऑफ एंड ऑन यूरोप में कभी कभी इस्तेमाल हुआ, ज्यादा इस्तेमाल इसका कभी यूरोप में नहीं हुआ। ये कभी चलन में नहीं था हमारे लिटरेचर में। एक आदमी 1945 में जेल में है, वो पॉलिटिशियन है पूरी तरह से, उसकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा पॉलिटिक्स में गुजरा है। उसने कभी, जब वो यूरोप में कैम्ब्रिज में था, तो ट्राइपॉस किया था जहां थोड़ी बहुत साइंस, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ी होगी, जाहिर है। लेकिन वो पूरी तरह से अब पॉलिटिशियन है। गांधी के बाद उसका सबसे बड़ा नाम है, वो जेल में है, एक किताब लिख रहा है जो एक अद्भुत हिस्ट्री की किताब है।
एक पॉलिटिशियन एक हिस्ट्री की किताब लिख रहा है, लिख सकता है। वो एक अद्भुत किताब को वहां कंप्लीट करता है, कुछ दोस्तों के साथ रिवाइज करता है, और 1946 में वो किताब छप रही है। इमेजिन कीजिए कि हिंदुस्तान आजाद होने वाला है और आजादी की कगार पर एक पॉलिटिशियन जो है वो हिस्ट्री की किताब लिख रहा है, क्योंकि वो जेल में है। और वो किताब छपती है और उसके बाद 1 साल में हिंदुस्तान आजाद हो जाता है। उस किताब के अंदर 142 बार वो साइंस शब्द का इस्तेमाल करता है। 500 कुछ सफे की किताब है वो, यानी हर ऑन एन एवरेज 5वें सफे पर साइंस की कहीं ना कोई बात की गई है। टेक्नोलॉजी वो 70 बार लगभग इस्तेमाल करता है, और साइंटिफिक टेम्पर लगभग साइंस को साइंटिफिक टेम्पर के कॉन्टेक्स्ट में 26 बार इस्तेमाल करता है। ये उस मोटी किताब के 9-10 सफ़े हैं, जो एक छोटे से सेक्शन में, जिस सेक्शन में रिलीजन, फिलॉसफी और साइंस डिस्कस हो कर रहा है शख्स, वो इस छोटे से सेक्शन में साइंटिफिक टेम्पर की बात करता है। और ये लगभग 26 बार बात है, यानी वो साइंस भी डिस्कस कर रहा है उस किताब में, वो रिलीजन भी डिस्कस कर रहा है, वो फिलॉसफी भी डिस्कस कर रहा है। तो इतना छोटा सा एक सेक्शन है पूरी किताब के अंदर, और वो आजादी के बाद बेहद इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है। तो पहला सवाल ये है कि ये साइंटिफिक टेम्पर का फ्रेज जो हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस करने वाला आदमी है, वो एक पॉलिटिशियन है। ये अपने अंदर अद्भुत बात है। वो उसकी डेफिनेशन दे रहा है वहां पर। वो पॉलिटिशियन है, ये डेफिनेशन साइंटिस्ट की तरफ से नहीं आ रही। डिबेट लंबी है, डिबेट 2500 साल पुरानी है, और खास तौर से फ्रीडम मूवमेंट के दौरान ये डिबेट बहुत इंटेंस है, और इसमें साइंटिस्ट शामिल हैं। तो क्या वजह है कि वो पॉलिटिशियन इस तरह की डिबेट में एक क्लैरिटी के साथ साइंटिफिक टेम्पर की बात करता है और उसकी डेफिनेशन भी देता है? क्यों? मेरा इस सवाल की, जब मैंने ये सवाल अपने से बार बार पूछा, तो इस सवाल का जवाब मुझे सिर्फ यही नजर आता है कि उस वक्त के जो पॉलिटिशियंस थे, वो अपने अंदर पूरी तरह से इंटेलेक्चुअल्स थे। वो कंप्लीट इंटेलेक्चुअल्स थे। अगर वो फिजिक्स में काम करना चाहते तो शायद फिजिक्स में काम कर सकते थे, अगर वो केमिस्ट्री में काम करना चाहते तो केमिस्ट्री में बड़ा नाम कमा सकते थे, अगर वो पॉलिटिक्स में थे तो पॉलिटिक्स में बड़ा नाम कमा रहे थे। और उनकी जो ग्रूमिंग थी, इन पॉलिटिशियंस की जो ग्रूमिंग थी, वो सिर्फ यूनिवर्सिटी के बीच में नहीं हो रही थी, वो कॉलेजेस में नहीं हुई थी खाली, बल्कि उस वक्त के बेहतरीन दिमाग के बीच में ये लोग पल बढ़ रहे थे और पॉलिटिक्स कर रहे थे। इनका इंटरेक्शन सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं, बल्कि दुनिया के जो बेहतरीन दिमाग थे उनके साथ लगातार हो रहा था। तो ये पॉलिटिकल ग्रूमिंग उस वक्त की जो थी, वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में थी जो इंटेलेक्चुअली हाईली रिच एनवायरनमेंट था। इसलिए एक पॉलिटिशियन साइंटिफिक टेम्पर को डिफाइन कर पाया। मेरा एक और भी मानना है कि जब रैशनैलिटी, सेक्युलरिज्म, जिसकी डेफिनेशन यूरोप में बहुत डिफरेंट थी, वो हिंदुस्तान में आया, तो हमने उसको बहुत अलग तरह से इस्तेमाल किया। हमने उसको सर्वधर्म संभाव में ट्रांसफॉर्म कर दिया। सेक्युलरिज्म का मतलब इंडियन कल्चर में या इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कल्चर में सर्वधर्म संभाव, हिंदू मुस्लिम एकता, धर्मों की एकता वगैरह वगैरह बन गए। नेहरू ने इस बात को समझ लिया था, और इसलिए नेहरू को
सेक्युलरिज्म से अलग एक फ्रेज चाहिए था, और उसकी तलाश में नेहरू ने साइंटिफिक टेम्पर को पॉपुलराइज किया। उन्हें मालूम था कि सेक्युलरिज्म के मतलब इतने बदल चुके हैं यूरोप के अंदर। सेक्युलरिज्म का वर्ड साइंटिफिक टेम्पर के वर्ड से, जैसे मैंने कहा, बहुत ज्यादा पॉपुलर था, और उसके मतलब ही ये थे कि वो साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात की जाए। सेक्युलर आर्ग्यूमेंट, सेक्युलर एटीट्यूड, सेक्युलर थिंकिंग, सेक्युलर विजन के मतलब साइंटिफिक विजन, साइंटिफिक थिंकिंग यूरोप में था। हमारे यहां ये बदल चुका था। ये बात नेहरू के अलावा और कोई शायद रियलाइज ही नहीं कर पाया कि इस मुल्क को, इस सभ्यता को, इस आजाद हिंदुस्तान को जरूरत है एक नए फ्रेज की, जो साइंटिफिक टेम्पर को, साइंटिफिक एटीट्यूड को, साइंटिफिक विजन को डिफाइन कर सके। और ये बात हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उसको समझाने में नेहरू काफी हद तक कामयाब हुए। उसके साथ साथ इसमें अपॉर्चुनिटी दिखाई दी जो साइंटिफिक लीडरशिप थी उसको भी। नेहरू किस तरह से डिफाइन करते हैं साइंटिफिक टेम्पर को? नेहरू एक जगह कहते हैं इसी किताब में कि साइंटिफिक टेम्पर, मैं उसका ट्रांसलेशन करके बता रहा हूं, ओरिजिनल भी सुना सकता था, पर यहां मेरे सामने ट्रांसलेशन है। ये साइंस का तरीक़ेकार है जो बहादुर मगर आलोचनात्मक है। ये तलाश है सच और नए इल्म की। ये रवैया है किसी भी चीज को तब तक ना मानने का जब तक उसे परख ना लिया जाए। ये नए सबूत की रोशनी में पुरानी मान्यताओं को बदलने की सलाहियत है। ये किसी पुरानी थियरी के बजाय परखे हुए सच पर भरोसा करने की आदत है। ये सोच को अनुशासन में रखने की सलाहियत है। नेहरू की अपनी लैंग्वेज बेहद खूबसूरत है। जब वो डिफाइन कर रहे हैं साइंटिफिक टेम्पर को, उतनी खूबसूरत लैंग्वेज में मैं ट्रांसलेशन नहीं कर सकता, लेकिन नेहरू ने जिस क्लैरिटी के साथ साइंटिफिक टेम्पर की ये डेफिनेशन दी है, उतनी क्लैरिटी के साथ किसी पहले इंटेलेक्चुअल ने या साइंटिस्ट ने इस तरह से नहीं दी, नटशेल में नहीं रखा। नेहरू एक और जगह कहते हैं कि फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज who would make friends with science। तो यानी उनका कोई फ्यूचर नहीं है जिनकी दोस्ती साइंस से नहीं है, और ये हर नागरिक के लिए जरूरी हो जाता है। और वो सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे हैं, वो प्लैनेट अर्थ की बात कर रहे हैं, वो पूरी ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि अगर आप साइंस से दोस्ती नहीं करेंगे तो आपका कोई फ्यूचर नहीं है। एक और जगह नेहरू डिफाइन करते हैं साइंटिफिक टेम्पर को, और कहते हैं कि साइंटिफिक टेम्पर इज द टेम्पर ऑफ अ फ्री मैन। यानी यू कैनॉट बी फ्री अनलेस यू हैव साइंटिफिक टेम्पर, एंड यू कैनॉट हैव साइंटिफिक टेम्पर अनलेस यू आर फ्री। सो ये कंप्लीट फ्रीडम के अंदर कंप्लीट ट्रस्ट, ये नेहरू की पर्सनालिटी का हिस्सा है। एक तरफ साइंटिफिक टेम्पर में यकीन, और दूसरी तरफ कंप्लीट फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग, ये है नेहरू की पर्सनालिटी का हिस्सा। और इस तरह से वो साइंटिफिक टेम्पर को देखते हैं। पर एक जगह वो ये भी कहते हैं कि मैं बायस्ड हूं ह्यूमैनिटीज की तरफ, ऐसे शुरू करते हैं बात को, और मैं लिटरेचर की तरफ बहुत बायस्ड हूं। लेकिन वो एक और बात कहते हैं इससे आगे चलते हुए, साइंस डील्स विद साइंटिफिक नॉलेज but the temper which it should produce goes beyond that. When we go to regions beyond the reach of scientific method and visit mountains where philosophy dwells and high emotions fill us, or gaze at
immensity beyond that approach and temper are still necessary. यानी नेहरू के लिए फिलॉसफी, इमोशंस, इन सारी चीजों को साथ लेते हुए, जिनकी तरफ वो बायस्ड हैं, उनके साथ साथ साइंटिफिक टेम्पर जरूरी है, चाहे वो आप माउंटेन पर, पहाड़ों पर जाकर उसकी खूबसूरती को ही क्यों ना निहार रहे हो। वो रिलीजन के बारे में जब बात करते हैं, आई एम अगेन कोटिंग नेहरू, रिलीजन इज प्रिंसिपली कंसर्न with the region beyond the reach of objective inquiry. It relies on intuitions and emotions. So, उनकी नजर में वो condescending नहीं है, वो रिलीजन की बेइज्जती नहीं करने पे तुले हुए हैं। वो जाहिर है कि भ्रांतियों के, सुपरस्टिशंस के पूरी तरह से खिलाफ हैं, मिथ्स के वो पूरी तरह से खिलाफ हैं, उन मान्यताओं के पूरी तरह से खिलाफ हैं जो हमको ट्रेडिशनली मिल रही है, बिल्कुल बुद्धा की तरह से। वो यकीन रखते हैं कि ऐसी किसी चीज को नहीं मानना चाहिए जो गलत है, जो साइंटिफिकली सही नहीं है। लेकिन वो बहुत कॉन्शियस है इस बात को लेकर के कि रिलीजन डील्स विद इंट्यूशन एंड इमोशंस। पर जब वो इंट्यूशन और इमोशन की बात कर रहे हैं तो ये भी साथ में कह रहे हैं कि वहां भी साइंटिफिक टेम्पर की जरूरत है, वहां भी जरूरी है। और एक जगह और वो एक अद्भुत बात कहते हैं कि साइंटिफिक टेम्पर इज एप्लीकेशन ऑफ मेथड्स ऑफ साइंस बियॉन्ड द फोर वॉल्स ऑफ अ लेबोरेटरी। तो जो साइंटिफिक नॉलेज जनरेट हो रही है समाज के अंदर, वो बहुत कॉन्शियस है इस बात के कि वो साइंटिफिक नॉलेज कहीं बाहर नहीं डेवलप हो रही है, वो एक कल्चर में, जिसको साइंस का कल्चर कहता हूं मैं, उसके अंदर हो रही है, वो लेबोरेटरीज के अंदर होती है, जिनको हम कभी कभी आइवरी टावर्स भी कहते हैं, लिटरेचर में बहुत बार कहा गया। लेकिन उसकी एप्लीकेशन बियॉन्ड द फोर वॉल्स इज व्हाट इज साइंटिफिक टेम्पर। वो है साइंटिफिक टेम्पर कि हम साइंस को समझ करके जिंदगी का अगर, अपने दृष्टिकोण का अगर हिस्सा बनाएं, तो नेहरू के लिए वो साइंटिफिक टेम्पर है। और फिर यही साइंटिफिक टेम्पर हमको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिखाई देता है। वो रूह है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। इसका रीअसर्शन हमको 1976 में दिखाई देता है, जब रिवाइज किया जाता है, अमेंडमेंट किया जाता है और ड्यूटीज की बात करते हैं हम। और उन ड्यूटीज में एक ड्यूटी आज हमारे देश के हर नागरिक की कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से यह है कि टू स्प्रेड साइंटिफिक टेम्पर, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड ह्यूमनिज्म। और इस सारी डिबेट का असर आज जो देश में दिखाई देता है, अगर आज के पीरियड में हम देखें तो हमें कोरोना काल में दिखाई देता है। हमें कोरोना काल में यह दिखाई देता है कि एक बार साइंस की हेजिमनी हमारे देश में अपने को पूरी तरह से असर्ट करती हुई दिखाई दी। इसके बावजूद के बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई गई, इसके बावजूद के बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज दी गई, इसके बावजूद के लोगों को बहुत बहकाने की कोशिश की गई, इसके बावजूद के एक बाबा यहां तक चले गए कि उन्होंने पूरी मॉडर्न मेडिसिन, सिस्टम ऑफ मेडिसिन के ऊपर अटैक किया बहुत भयानक तरीके से। उसके बावजूद आम जनता ने, साइंटिफिक कम्युनिटी ने जिस तरह से बताया था कि उन्हें डील करना है, यानी मास्क लगाना है, ये किसी बाबा के पास से नहीं आई थी इंफॉर्मेशन। सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, ये किसी बाबा के पास से इंफॉर्मेशन नहीं आई थी। ये समझ कि वायरस से फैलने वाली ये बीमारी अगर 2 से 4 फीट
या 6 फीट का डिस्टेंस रखा जाए तो उस पे कंट्रोल किया जा सकता है। ये समझ साइंटिफिक कम्युनिटी की तरफ से आई थी। दूसरी तरफ लोग ये कह रहे थे कि गौमूत्र से हाथ धोगे या पियोगे तो ठीक हो जाओगे, गाय का गोबर का लेप लगाओगे तो ठीक हो जाओगे, ये वाला चैंट करोगे, कुरान की ये आयत बार बार रिपीट करोगे तो तुम ठीक रहोगे, तुम्हें कोरोना नहीं होगा। इस पे यकीन नहीं किया। मंत्रों का जाप के ऊपर यकीन नहीं किया। ये है नेहरू का कंट्रीब्यूशन। मैं समझता हूं कि पिछली सदी में हिंदुस्तान ने 2 बहुत बड़े जायंट्स पैदा किए थे, नेहरू और गांधी। आप इनसे सहमत हो सकते हैं, लगातार बहुत सारी चीजों पर असहमत हो सकते हैं, लेकिन वो जायंट्स तो हैं ही। और इसलिए दुनिया में आज अगर साइंटिफिक टेम्पर के फ्रेज को जाना जाता है, जिस पर बहुत सारी रिसर्च की गई है लगातार, वो फ्रेज नेहरू के नाम के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। नेहरू को बिना साइंटिफिक टेम्पर के, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बिना ना समझा जा सकता है, ना उनकी शख्सियत से साइंटिफिक दृष्टिकोण को अलग किया जा सकता है। सुनने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, लेकिन मैं उसको कम से कम रखना चाहता हूं। अशोक जी, फ्लोर है जी, थैंक यू वेरी मच। सच बात तो ये है गौर साहब कि मैंने तैयार होके बैठा था कि अब और कुछ होगा और कुछ होगा, क्योंकि आपने जो किया वो एक हर उसमें जो रैशनल इंक्वायरी जगाने का काम भी किया, कि अब मैं आपके हर सेंटेंस को, आपके हर ख्याल को पहले जज्ब करूं, तब मैं उसके बारे में रैशनल इंक्वायरी कर पाऊंगा। तो मैं पहली बात अपनी ऑडियंस से कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, मेरे फेसबुक पर भी जो लोग हैं मौजूद, प्लीज आप अपना क्वेश्चन फेसबुक पर भेजिए या यहाँ पर जूम में भेजिए। आप अपना क्वेश्चन भेज दीजिए लिख के। मेरे पास जो क्वेश्चंस मैंने अभी तक मेरे पास आए हैं वो मैं पूछूंगा, लेकिन मैं आई वाज थिंकिंग कि मैं किसी तरह से इसको थोड़ा बहुत सम अप करूंगा, लेकिन मेरी ऑडियंस इस वक्त ऐसी है कि मुझे कतई उसको सम अप करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक वो लोग मुझसे ज्यादा समझे होंगे, मुझे इसका पूरा यकीन है। ये जो खास बातें मेरी राय में आपने कही वो है एक अनब्रोकन पीरियड ऑफ इंक्वायरी। इसी तरह अशोक वाजपेयी साहब ने एक किताब एडिट की है जो अनब्रोकन ट्रेडिशन ऑफ डिसेंट पर है। Now it's interesting how dissent and scientific inquiry are quite related, because you are using reason to challenge another person's view. So surely that's also part of this thing. और आपने बिल्कुल सही कहा था कि मतलब बुद्धिज्म में फॉर एग्जांपल साहा वर्ड इस्तेमाल होता है, और उसका खास तौर से मतलब ये होता है, जिसको आप सेक्युलर वर्ड कह रहे थे, सेक्युलर थिंकिंग कह रहे थे, यूरोपियन सेंस में साहा का मतलब उस जमाने में वही होता था। तो शबनम हाशमी एक सवाल पूछ रही हैं आपसे। देखिए वो आपकी बीवी हैं, उस पर ज्यादा चिंता मत कीजिएगा, वो तो सवाल अलग किस्म के पूछती हैं, या No, डरिए this मत, is डरिए Ashok, मत। this is from Dhanpal Jain on Facebook. I have written there. जी I've just pasted it here. It is from Facebook. अच्छा, हाँ, क्वेश्चन उनकी तरफ से नहीं है। Question is how to deal with superstitions and irrational people. Question from Dharmpal Jain from Mumbai on Facebook. जैन साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और लगातार पूछा गया है और इसके बहुत सारे जवाब दिए गए हैं।
मेरा जवाब तो ये है कि हमको लगातार सुपरस्टिशंस के खिलाफ आवाज उठाते रहना चाहिए। ये मुश्किल काम है, कहना आसान है बहुत, लेकिन सुपरस्टिशंस के खिलाफ आवाज आप तभी उठा सकते हैं जबकि उनकी एक्सेप्टेबिलिटी समाज के अंदर कच्ची पड़ने लगे या कम कम हो जाए उनकी स्ट्रेंथ। वरना आपकी जान को उस तरह का खतरा होगा जिस तरह का दाभोलकर और पंसारी के साथ, कलबुर्गी साहब के साथ वगैरह के, गौरी लंकेश के साथ हुआ है, वो हो सकता है। और ये बात सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है बल्कि पाकिस्तान में 12 लोग मारे गए, इसी तरह से 12 लोग परसिक्यूट किए गए बांग्लादेश के अंदर, और यही कुछ नंबर्स श्रीलंका वगैरह में हैं। तो ये कहना आसान है। जहां जिस समाज के अंदर सुपरस्टिशंस की फैक्ट्रीज चलने लगे, जिस समाज के अंदर मॉडर्न मैनेजमेंट का के इंटरवेंशंस के साथ इस प्रोडक्ट को परोसा जाने लगे, जिस समाज के अंदर एक नेक्सस क्रिएट हो जाए पॉलिटिशियंस, क्रोनी कैपिटल और सुपरस्टिशन की इन फैक्ट्रीज का, इन बाबाओं की हमारे देश के अंदर वेल्थ का कुछ अंदाजा होना चाहिए हमें। ये बड़ी फैक्ट्रीज हैं जो ये चल रही हैं बाबाओं के नाम से, और इनसे रस्साकशी करना मुश्किल काम। लेकिन हमारे देश में ट्रेडिशन, जो मैं बार बार कह रहा हूं, रहा है रैशनैलिटी का। हमको उसका इस्तेमाल करना चाहिए, हम उसका फायदा उठाना चाहिए, और वही एक तरीका है कि हम उस रैशनलिस्ट ट्रेडिशन को अपने हाथ से, अपने नजरों से ना खोने दें, और ये कोशिश करें कि जनता के बीच में जाकर के ये दिखा सकें कि भाई सिर्फ भ्रांतियों का देश नहीं है, सिर्फ स्नेक चार्मर्स का देश नहीं है, जो अंग्रेजों ने भी हमारी इमेज दुनिया भर में फैलाई थी, वो नहीं है। हमारे यहाँ रैशनलिस्ट रहे हैं, हमारे यहाँ आर्य भट्ट पैदा हुए, हमारे यहाँ ब्रह्म हीरा पैदा हुए, और हमारे यहाँ से साइंटिफिक इंक्वायरी और जेन्युइन साइंटिफिक इंक्वायरी, साइंस के नाम के ऊपर भी बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये मॉडर्न मैनेजमेंट के थ्रू मैनेज्ड फैक्ट्रीज हैं जो बनाई गई हैं 80 के दशक के बाद, खास तौर से अपने देश में। तो मुश्किल काम है, पर ये किया जा सकता है, और ऑर्गेनाइज तरीके से हम इसे कर सकते हैं। आपका सवाल खैर, मैं इस पे एक आध बात मैं भी कहना चाहूंगा कि असल में जितना अच्छा इस्तेमाल रिलीजन, जितना अच्छा इस्तेमाल ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन टेक्नोलॉजी का कर रहा है, उतना अच्छा इस्तेमाल अगर रैशनल थिंकिंग के लिए होता तो एक अलग एटमॉस्फेयर होने का था। मेरे पास 2 सवाल और हैं गौर साहब, जो मेरे व्हाट्सएप पर मेरे पास आए हैं, वो मैं आपसे पूछ लूं। जी, क्वेश्चन ये है कि politics and religion are obsolete. I think maybe it's only a comment, but I'll read it. Politics and religion are obsolete. The time has come for science and spirituality. This quote has been attributed to Nehru. Is it authentic? If yes, No. What is your take on this? No. No. Nehru never said such a thing. Not to my knowledge. अगर कहीं वो बोले होंगे, किसी स्पीच में होगा जो टेक्स्ट मौजूद नहीं है, तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन एक पॉलिटिशियन जिसने हिंदुस्तान की नींव रखी है, मॉडर्न इंडिया की नींव रखी है, वो ये बात कैसे कह सकता है कि पॉलिटिक्स इज ऑब्सोलीट? एक अद्भुत चीज जिसका जिक्र मैं करना चाहता था, वक्त की कमी की वजह से नहीं कर पाया, वो है साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन हमारे देश का। वो अद्भुत है। दुनिया की किसी पार्लियामेंट ने उस वक्त तक साइंस पॉलिसी रेजोल्यूशन पास नहीं किया था। कोई रेजोल्यूशन किसी पार्लियामेंट में हमको तब तक नहीं मिलता जब तक हिंदुस्तान में ये रेजोल्यूशन नहीं आया था। और इस रेजोल्यूशन की अद्भुत कई बातें हैं। ये अकेला रेजोल्यूशन है जिसको नेहरू ने खड़े होकर के पार्लियामेंट में पूरा पढ़ा, और इससे पहले ये कहा कि भाई इसका हर वर्ड इंपॉर्टेंट है मुल्क के लिए, मुल्क को बनाने के लिए, इसलिए ये पूरा पढ़ा जाएगा।
पार्लियामेंट में रेजोल्यूशंस पढ़े नहीं जाते, टेबल कर दिए जाते हैं और उसके ऊपर बहस शुरू हो जाती है। पर बहस जब हुई तो भी अद्भुत थी, और उसकी अद्भुत बात यह थी कि नेहरू को लगातार ऑपोजिशन ने, बजाय इसके कि वो टीयर अपार्ट करते और इसकी टिक्का-बोटी कर देते, जैसा होता है हर बिल और हर रेजोल्यूशन के साथ, ऑपोजिशन ने कहा कि ये आप पहले नहीं लेके आए। इल्जाम लगाया नेहरू के ऊपर कि अगर आप पहले ले आए होते इस रेजोल्यूशन को तो शायद रोलिंग प्लान्स जो हैं वो फेल ना होते। ये था कंसेंसस साइंटिफिक टेम्पर के ऊपर पूरे देश में, जो हमने धीरे धीरे तोड़ दिया है। नेहरू की लीडरशिप में ये कंसेंसस क्रिएट हुआ था पूरे कंट्री में, और इसलिए मैं समझता हूं आज वो रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकता पार्लियामेंट में। आज वो रेजोल्यूशन तो क्या, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी पास नहीं हो सकता। आज आज उसकी सारी टिक्का-बोटी कर दी जाएगी। लेकिन ये कि आप जो बात कह रहे हैं वो ऑथेंटिक इसलिए नहीं हो सकती कि इस रेजोल्यूशन के आर्किटेक्ट फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नेहरू थे। वो ऐसा नहीं कह सकते। एक सवाल और है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो सिलसिला ये है कि आज हमारा जो पार्लियामेंट है उसमें बनती नहीं है सागर और मीना कहे बगैर। वो भी मेरा ख्याल है हम किसी कोई आयत पढ़ेंगे या कोई श्लोक पढ़ के कहेंगे कि कुछ कहेंगे, सिवाय इसके कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए। बहरहाल, और ये बात जरूरी कहना है कि नेहरू जी's own knowledge of all our epics and all the religious books, if it was second to someone, it was probably second to only Gandhi, perhaps. But he knew everything about what they are saying also. It was not as if he was just conjecturing. Yes. अच्छा साहब, ये एक विश्व मिश्राम जो छत्तीसगढ़ से हैं जी, उन्होंने बहुत खूबसूरत सवाल ये पूछा है। आज के दौर में जब अवैज्ञानिक सोच मुख्य मीडिया पर हावी है, हमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में वैज्ञानिक सोच फैलाने के लिए क्या रास्ते हैं, क्या रास्ते सोच फैलाने के लिए क्या रास्ते खुले हैं, ये सवाल है उनका। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत अच्छा सवाल। बेहद शुक्रिया मेश्राम जी। और मैं ज्यादा डिस्कशन चाहता था बजाय सवालों के, क्योंकि मेरे पास सवालों के जवाब हैं नहीं, बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं है। लेकिन इन हालात में भी जब हमारा देश साइंटिफिक टेम्पर के ऊपर लगातार प्रहार महसूस कर रहा है, और जैसा राधिका जी ने यहाँ कमेंट लिखा है कि हम रूलिंग we are living in a country where ruling regime encourages थाली ताली and destroy coronavirus। हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, और इस दौर में हम एजुकेशन सिस्टम में क्या कर सकते हैं। मेरा ख्याल ये है कि आज भी क्लास के अंदर हमारा जो टीचर है, इसके बावजूद कि बहुत उसके ऊपर हमला है, उसके बावजूद वो साइंटिफिक टेम्पर फैलाने के लिए बहुत कुछ कर सकता है। और जब नेहरू की डेफिनेशन अगर हम लें तो वो हिस्ट्री पढ़ा रहा हो, फिलॉसफी पढ़ा रहा हो, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हो, साइंस पढ़ा रहा हो, कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हो, वो साइंटिफिक टेम्पर की बात कर सकता है। वो बच्चों के बीच में साइंटिफिक टेम्पर ले जा सकता है। और इसके लिए हमारे जो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स हैं, जो साइंटिफिक टेम्पर में यकीन रखते हैं, उनको टीचर्स तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि आने वाले वक्तों में वो बच्चों के दिमाग को इस तरह ढाल सकें कि वो साइंटिफिक टेम्पर की तरफ लगातार कदम बढ़ाएं। खाली साइंस पढ़ाने से साइंटिफिक टेम्पर नहीं होगा। खाली इकोनॉमिक्स, खाली हिस्ट्री, खाली ज्योग्राफी, खाली फिजिक्स, खाली केमिस्ट्री, उसके पढ़ाने से नहीं होगा। ये हमें लगातार कहना पड़ेगा कि हम साइंटिफिक टेम्पर की सोच को किस तरह से डेवलप करें बच्चों में। उसके लिए टीचर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। मेरा ख्याल यह है कि अभी भी इस दौर में भी
जब साइंटिफिक टेम्पर के ऊपर इतना बड़ा हमला है, तब भी टीचर बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरे पास 2 और सवाल हैं, मैं एक्चुअली तो 3 है, लेकिन मैं शुरू करता हूं। प्रमोद गौरी साहब का सवाल है, यू आर एब्सोल्युटली राइट while defining Nehru in the context of scientific temper. But my question is that why it could not be carried forward after Nehru? जैसा मैंने कहा, मुझे लगता है गौहर रजा साहब से सवाल नहीं पूछना चाहिए फिर भी। गौरी साहब, प्रमोद जी, मैं जाहिर है कि ये सवालों के अधूरे जवाब होंगे, और साइंटिफिक टेम्पर यही बताता है कि इन सवालों के ऊपर जो बहुत इंपॉर्टेंट है समाज के लिए, उनके ऊपर लगातार हमें अपनी समझ को पैनी करता रहना चाहिए। पर बहरहाल जब आप ये सवाल पूछ रहे हैं तो इसके साथ जुड़ा हुआ है जो बात मैंने कही थी कि उस वक्त जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी हमारे देश की, और पॉलिटिक्स डिसाइड्स साइंस पॉलिसी, एंड आई हैव नो हेजिटेशन इन सेइंग कि बिना पॉलिटिकल लीडरशिप के कॉन्शियस हुए अच्छी साइंस पॉलिसी हो ही नहीं सकती, किसी भी देश की नहीं हो सकती, हमारे देश की क्या कहीं नहीं हो सकती। तो पॉलिटिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है समाज के लिए। वो डिसाइड करती है कि साइंस होगी कि नहीं होगी, साइंस होगी तो कैसी साइंस होगी, साइंटिफिक टेम्पर समाज में होगा या नहीं डेवलप किया जाएगा, वगैरह वगैरह। इन सारे सवालों से हमें जूझना पड़ेगा लगातार। पर जो बात मैं कह रहा था वो इंपॉर्टेंट है कि उस वक्त की जो लीडरशिप थी वो बेहतरीन साइंटिस्ट, बेहतरीन आर्टिस्ट, बेहतरीन हिस्टोरियंस, बेहतरीन इकोनॉमिस्ट, बेहतरीन राइटर्स, बेहतरीन फिल्म मेकर्स, इनके साथ बेहतरीन पोएट्स, इनके साथ उनका सीधा संबंध था। जोश मलियावादी बहुत करीबी थे गांधी के। एक बार का किस्सा बता देता हूं। जोश मलियावादी गए और उन्होंने लिखा है कि गांधी से टाइम लेकर के उन्होंने खूब देर तक गांधी को सुनाया कि आपने ये गलती कर दी, आपने वो गलती कर दी, ये पॉलिटिक्स में गलती हो रही है इस वक्त, ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था। खूब देर तक दिल की भड़ास निकाली। गांधी खामोशी से बैठे सुनते रहे, और जब सारे दिल की भड़ास वो निकाल चुके तो गांधी ने एक जुमला कहा, जोश और कुछ लिखा, अगर नया लिखा है तो सुनाओ। ये थी उस वक्त की लीडरशिप, जिसकी परवरिश देश के नहीं दुनिया के बेहतरीन दिमागों में हो रही, दिमागों के बीच में हो रही। और जो लीडरशिप आज आई है, हालांकि अशोक साहब ने कहा है कि बाइनरी ना क्रिएट की जाए, लेकिन उसका आपने वीडियो क्लिप देखा होगा जो बहुत लार्ज लेवल पे सर्कुलेट हुआ। ये लीडरशिप बाबाओं के पैर छू रही, बाबाओं से सर पे हाथ रखवा रही, ये बाबाओं के आगे हाथ जोड़ रही। इस लीडरशिप की परवरिश ही अलग हुई। तो जब पॉलिटिक्स कॉम्प्रोमाइज करना शुरू करती है और ये फैक्ट्रियां बड़ी हो जाती और ये नेक्सस क्रिएट हो जाता है, तब फिर ये जो टग ऑफ वॉर मैं कह रहा था, जो रस्साकशी है, उसमें साइंस, साइंटिफिक टेम्पर और रैशनैलिटी तीनों हारते हुए दिखाई देते हैं। पर अवाम के बीच में नहीं हारे, ये मीडिया में हारे, ये शायद तंत्र में हारे, ये शायद जुडिशियरी में हारे। पर कोरोना ने यह साबित कर दिया कि साइंटिफिक रैशनैलिटी, साइंटिफिक टेम्पर अवाम के बीच में हरगिज नहीं हारा है। वो अभी भी मजबूत स्तंभ की तरह से। आप सहमत हो सकते हैं, आप मुझसे असहमत हो सकते हैं। So wonderful, Gaur sir, that you are making me optimistic about a lot of things, which one has started growing very pessimistic about. Thank you very much for this particular remark that you just now made. Now, Subodh Lal has just put in a question. I suspect he has asked this question to
basically start a debate, in my opinion, because I don't think he feels like that, but my opinion. He says India has its own ancient sciences. Why talk of Western inspired scientific temper in preference to our ancient scientific knowledge? A little bit, I would say to Mr. Subodh Lal, that I think in his introduction, he had already said that it has nothing to do with West or East. We have a long unbroken tradition. Anyway, question over to you, Gaur Sahab. मैं सिर्फ सुबोध भाई, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारी सभ्यता की इससे ज्यादा बड़ी बेइज्जती और कोई नहीं हो सकती है कि हम कहें कि हमारी साइंसेस, हमारे शास्त्रों में, हमारे जो टेक्स्ट है हमारे यहाँ, उसमें सब कुछ था और उस साइंस के बलबूते के ऊपर हम बहुत बड़े हो सकते थे और हम ग्रो कर सकते थे। ये हमारी सभ्यता की बेइज्जती मानता हूं मैं। इसलिए इसको बेइज्जती मानता हूं कि अगर सब कुछ था, अगर पुरातत्व काल में रॉकेट भी थे और प्लास्टिक सर्जरी, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, वो भी थी, और टेलीविजन भी था, और इंटरनेट भी था, और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी थी, और एक साहब ने तो वही प्रेजेंट कर दिया, पेपर ही प्रेजेंट कर दिया साइंस कांग्रेस में कि हमारे यहाँ ऐसा विमान था जो लेफ्ट राइट अप एंड डाउन चल सकता था और इंटर प्लैनेटरी सफर कर सकता। तो ये बहुत बेइज्जती की बात है कि हमने पिछले 2500 साल में, अगर 2500 साल पहले था, मान लेते हैं ये सब कुछ, तो हमने सिर्फ भूलने की कोशिश की। हम इतने दिन इतने नाकारा थे कि अपने पूर्वजों से कुछ सीखा ही नहीं हमने। हम इतने दिन बस भूलते रहे हर चीज को, अपने टेक्स्ट को दूसरों को दे दिया, ये भी कहा जाता है। तो अपने टेक्स्ट में हमने सब कुछ बचा करके रखा। संस्कृत में हर गली चौराहे पर पंडे मिल जाते हैं जो आपको टेक्स्ट बता रहे होते हैं और ज्ञान दे रहे होते हैं। उनमें से कोई एक तो होता जो किसी चीज की दवा निकाल लेता, उनमें से कोई एक तो होता जो विमान बना लेता, उनमें से कोई एक तो होता जो आइडिया ही दे देता इंटरनेट का या कंप्यूटर का। ये अनकंटामिनेटेड बकवास है। हमने साइंटिफिक नॉलेज में बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं, लेकिन साइंस की नॉलेज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की नॉलेज नहीं होती। साइंस की नॉलेज सभ्यता की नॉलेज, एक अलग सभ्यता की नहीं बल्कि पूरी इंसानी सभ्यता की नॉलेज होती है। न्यूटन का लॉ यूरोप में भी वैसे ही काम करता है जैसे कि हिंदुस्तान में करता है। हमको ये समझना चाहिए कि हमने भी कंट्रीब्यूट किया और उस पर फख्र करना चाहिए। लेकिन ये कि हमारे यहाँ प्लेन था, हमारे यहाँ ये था, हमारे यहाँ वो था, ये अनकंटामिनेटेड बकवास है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। और इसलिए मैं इसमें यकीन नहीं रखता कि कोई चीज इंडियन साइंस है, कोई चीज चाइनीज साइंस है, कोई चीज अरब साइंस है, कोई चीज वेस्टर्न साइंस है, कोई चीज यूरोपियन साइंस है। साइंस साइंस। हमने जाहिर है कि न्यूमरल्स दुनिया को दिए हैं और वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और हम ये क्लेम कर सकते हैं कि अगर हमने उस वक्त न्यूमरल ना दिए होते तो शायद ह्यूमैनिटी पीछे रहती और शायद आज कंप्यूटर ना होते। ये हो सकता है। ये भी हो सकता है कि कहीं और न्यूमरल्स मिल जाती, कुछ और लोग उनको तलाश कर लेते। हम इस पे कर सकते हैं कि हमारे यहां से साइंटिस्ट निकले, उन्होंने दुनिया को मैथमेटिक्स में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करके दिखाया। इसी तरह से हमें एक्नॉलेज करना चाहिए अरब वर्ल्ड ने किस तरह के कॉन्ट्रीब्यूशंस किए। इसी तरह से हमको एक्नॉलेज करना चाहिए कि चाइना ने किस तरह से किए। और ये सब हमारी नॉलेज है। चाइना में पैदा हुई इससे मतलब नहीं, यूरोप में पैदा हुई इससे मतलब नहीं, वो हिस्ट्री का मामला है। उस पर हम गर्व कर सकते हैं कि हमने क्या किया। लेकिन सारी की सारी साइंटिफिक नॉलेज हम सबकी साझी नॉलेज है। ये बिल्कुल बकवास है कि कोई वैदिक नॉलेज होती है।
या वैदिक साइंस होती है। साइंस सिर्फ साइंस होती है, कोई कुरानिक साइंस नहीं होती, कोई इस्लामिक साइंस नहीं होती, कोई क्रिश्चियन साइंस नहीं होती। कम से कम मैं उसमें यकीन नहीं रखता। ये सिर्फ पॉलिटिक्स का हिस्सा हो सकती है, ये अच्छी हिस्ट्री का भी हिस्सा नहीं हो सकती। साइंस का तो हिस्सा है ही नहीं इस तरह की कैटेगरीज। मेरी आवाज सुनो, प्यार का